सो हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको पिछले 4 वीडियोस में जितने ही मैंने क्वेश्चंस कवर कराए यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 वो ऑलमोस्ट 60 to 70% क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब उनको 90 से 100% क्लियर करना आपके हाथ में है। ठीक है, अब वो आप कैसे क्लियर करोगे? आप जितने भी आपको उस टाइप के क्वेश्चंस मिले PYQs में, ठीक है, या फिर कोई और रिसोर्स से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहां से आप अपने आप से क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है, ठीक है, उसको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे मेन होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेन होता है कि आप क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक, तो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ यूनिट 5 की बहुत ज़्यादा अभी डिमांड भी हो रही थी कि यूनिट 5 की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यूनिट 5 जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अमंग ऑल दीज 5 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने का इसमें। मैं यूनिट 5 को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ही आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंफ्यूजिंग है उसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, देन आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में 100% इस टॉपिक को आज क्लियर कर दूं और यूनिट 5 का जो एक हाइप बनी हुई है उसको खत्म कर दे। ठीक है, मतलब बहुत इजी टॉपिक है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की सीरीज है तो ये लेक्चर भी हमारा किससे, क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास सो दैट 3 ऑफ देम आर बोर्न इन सेम मंथ। अब आप क्वेश्चन को देख के कह रहे होगे पूछा क्या है इसमें, तो हाँ जो लिखा है वही पूछा है। क्या पूछा है देखो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं सच दैट 3 of them are born in the same month, जो कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मिनिमम कि उनमें से कोई 3 एक मंथ में बॉर्न हुए हों। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, मतलब मिनिमम वाली कंडीशन है। ठीक है, सबसे लोएस्ट कंडीशन की कम से कम 3 एक महीने में, किसी एक महीने में बॉर्न हुए होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारा लगता है पीजन होल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? पीजन होल प्रिंसिपल। पीजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ होल्स हैं और k नंबर ऑफ पीजन्स हैं, और जो n है, n हमारे जो होल्स हैं, अगर उस होल्स से एक ज्यादा हमारे पास क्या है, पीजन है, तो वहां पे उस कंडीशन में एक होल को 2 या मोर देन 2 पीजन्स जो है वो शेयर कर रहे होंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्लास के अंदर 5 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं, और मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। तो कोई 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक सीट को क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। बस यही कहता है क्या, पीजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से हम करते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास सो दैट 3 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ। इसका मतलब ये है जो 3 वाली कंडीशन है वो मेरी मिनिमम कंडीशन लेके आएगी। तो मैं 2 पे चेक कर दूं पहले। ठीक है, मैं ये चेक कर लूं कि अगर 2 स्टूडेंट्स का सेम मंथ में बर्थडे होगा तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे पूरे टोटल 12 मंथ्स में। ठीक है, तो हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं एक ईयर में? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं? 12। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास। अब मैं बोलूं कि 3 ऑफ देम वाली कंडीशन है, अभी तक 3 ऑफ देम, 3 उनमें से सेम मंथ में बॉर्न नहीं हुए हैं, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने ये माना है कि 2-2 ही हर मंथ में बॉर्न होते हैं। तो पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालो। ठीक है, 2 से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in 1 month इक्वल्स टू कितना? 2, क्योंकि 3 के लिए हमें पूछा है तो हम n-1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन 1 मंथ। अब कितने मंथ्स है मेरे पास टोटल? 12 मंथ्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in
12 मंथ्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 12, 24 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि क्लास में 5 सीट्स हैं। कितनी? 5 सीट्स हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे को 6 स्टूडेंट्स को ऐसे बिठाना पड़ेगा कि उनमें से कोई 2 स्टूडेंट्स सेम सीट को क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो। तो ऐसे यहां पे समझो कि अगर मैं बोलता कि मेरे पास 5 सीट्स हैं और मैं बोलूं कि कोई भी सीट शेयर नहीं करेगा, कोई भी सीट शेयर नहीं करेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम कितने? 5। मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? 5, कि एक स्टूडेंट एक सीट पे बैठ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब ये कंडीशन ले आऊं कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ मिनिमम कि एक सीट को 2 लोग शेयर कर रहे हो, एक सीट को 2 स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हो, तो तुम क्या कर दोगे? सीधा 1 ऐड कर दोगे। किसमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। सेम यहां पे हो जाएगा। इसने बोला कि मेरे पास 12 महीने हैं, ठीक है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 स्टूडेंट्स एक महीने में बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन अब मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कि एक महीने में 3 स्टूडेंट्स बॉर्न हो। समझ में आ गया? तो अब यहां पे कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन 12 मंथ्स मेरे 24 है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें मिनिमम एक स्टूडेंट बढ़ा दूं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी कि कोई एक ऐसा महीना होगा जिसमें 3 स्टूडेंट्स का क्या होगा? बर्थडे होगा। समझ में आ गया? सीधा। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं नीचे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट 3 of them are born in same month equals to 24 plus 1 that is 25 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये तो हमने करा एक थ्योरेटिकल, ठीक है, हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ अलग कोई कंडीशन आ जाए तो वहां पे थोड़ा हमारे लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं इसको बताता हूं तुम्हें किससे? पिजनहोल प्रिंसिपल से, उसके न्यूमेरिकल फॉर्म से। ठीक है। तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे सीट्स जहां पे शेयर करानी है, जहां पे मुझे मंथ सीट एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, तो जहां पे मुझे मंथ शेयर कराने हैं वहां पे कितने मेरे पास टोटल मंथ्स है? 12 है। ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स हैं, फाइंड द मिनिमम दैट द 3 ऑफ देम आर बोर्न इन सेम मंथ। ठीक है। तो मेरा k+1 क्या है? नॉर्मल कंडीशन मेरी k थी, तो k+1 मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है। मतलब मैं k होल्स के अंदर k+1 को बैठा, ठीक है, ऐसे ही यहां पे मैं k मंथ्स के अंदर k+1 को बॉर्न करा रहा। ठीक है। अब समझो, k+1 मेरा 3 हो गया, n मेरा क्या है? n क्या है? 12। भाई 12 मंथ्स में ही तो मेरी बात हो रही है। ठीक है। तो मैं सीधा कहां से निकाल दूंगा? m निकाल दूंगा k इंटू n+1। m मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्या? पिजन्स या मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो k क्या हो जाएगा? k हो जाएगा मेरा यहां से 2 इंटू 12+1 दैट इज 25 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? ठीक है। थ्योरेटिकल भी और ये भी। बस सीधा सा मतलब ये है कि पहले आप चेक करो कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है वहां तक कैलकुलेट करो। ठीक है। अब तुम्हें बस क्या करना है, उसमें सीधा +1 करना है। समझ में आ गया? दैट्स इट, हो गया पिजनहोल प्रिंसिपल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एवरीबॉडी इन अ रूम shakes hands with everybody else। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66।
हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक रूम है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर हर कोई आपस में क्या करता है, हैंडशेक करता है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर गिवन दैट इज 66। ठीक है, तो बोला है कितने लोग वहां पे होंगे। अब ये बताओ कि वहां पे दो लोग जब आपस में हैंडशेक कर रहे हैं तो दो लोग आपस में एक कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हैं, एक ही तरीके से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं यहां पे कि एक मतलब जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वहां पे, उनमें से कोई भी दो मिलके क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। दैट मीन्स एन लोगों को दो लोगों में क्या कर रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। ठीक है, कि एन लोगों को मैं दो लोग में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कि मैं एन स्टूडेंट्स है मेरे पास, उसमें से मुझे कोई भी दो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब सीधा यहां पे क्या बात आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ एन मेरे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्या है एन मेरा, टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब एन में से मुझे एक हैंडशेक कराने के लिए कितने लोग चाहिए, आपस में एक बार में दो ही लोग हैंडशेक करेंगे। ठीक है, कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। अब उन दो लोग को उसमें से सेलेक्ट करने के क्या बनाने पड़ेंगे, मुझे वेज निकालने पड़ेंगे, और अब उन वेज को अरेंज करना होगा। तो क्या 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 चीज यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी कॉम्बिनेट्रिक्स, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मेरा n में से मुझे दो लोगों का क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, NC2। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या निकल के आता है कि n लोगों में से अगर मैं दो लोगों को चुनूं तो उनमें हैंडशेक में 66 वेज में करा सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स मेरे क्या है, 66। ठीक है, समझ में आ गया? तो NC2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक, अब NC2 को कैसे खोलते हैं, NC2 को कैसे खोलते हैं बताओ। तो इसको n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1, ये सीधी सी एक इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं NCR है, ठीक है, तो n को क्या करना है, कितने टाइम खोलना है, बोलो, n को r टाइम्स खोलना है, कितना, r टाइम्स। ठीक है, और डिवाइड r को फैक्टोरियल करना है। मतलब जो r है नीचे उसका फैक्टोरियल लिख दो, और ऊपर n को जितना नीचे r की वैल्यू है उतने टाइम्स ओपन कर दो। समझ में आ गया? तो यहां पे NC2 है तो नीचे 2 है, ऊपर n को कितनी बार खोल दिया मैंने, 2 बार खोल दिया। कोई प्रॉब्लम, हो गया यहां तक? ठीक है, और अगर किसी को ये याद नहीं रहती ट्रिक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है NCR, बोलो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसे याद रख लो, अगर नहीं याद हो रही ट्रिक तो इसको याद रख लो। ठीक है, वरना डायरेक्ट ट्रिक होती है, नीचे जितना r की वैल्यू गिवन है उतने टाइम्स n को ओपन करो और नीचे जो r है उसका फैक्टोरियल कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करो, 66 आ गया, n-1 इक्वल टू 66 इंटू 2 क्या हो जाएगा, लो 132। तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 आ जाएगा। फिर n स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 11 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n, 132 को मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ 12 और 11। ठीक है, 12 माइनस 11 क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस n है, तो माइनस के बड़े बड़े डिजिट पे माइनस का साइन होगा और छोटे डिजिट पे प्लस का साइन होगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 132 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, n-12 प्लस 1, ये तो नॉर्मल मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आएगी -11 और 12। अब ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पीपल -11 तो होंगे नहीं, तो इसको क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 12, कितनी की वैल्यू क्या हो गई 12, तो पीपल्स, ठीक है। कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए एक रूम में, जिस केस में हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो सकते हैं, 66, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के भी आया है, इसको बस क्या चेंज कर दिया कि एक रूम में मेरे पास 12 लोग हैं, 12 पीपल गिवन है, उसके बाद निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो क्या निकाल दोगे सीधा उस केस में, 12C2, कोई दिक्कत, 12C2 को करके देख लेना क्या आएगा, 66 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेटर्स का भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना बस, मेन वही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नोट कर लो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, ठीक है। ये भी आया हुआ एग्जाम में। एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स A एंड B, 2 पार्ट्स हैं एग्जाम के अंदर, जैसे होते हैं सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक पार्ट है क्या, पार्ट A, और एक पार्ट है मेरा पार्ट B। आगे क्या बोला है, पार्ट ए कंटेन्स 7 क्वेश्चंस, पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग, टोटल कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 दोनों से सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद in how many ways the candidate selects the question। तो अब सीधा सीधा देखो, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है कि जहाँ पे भी हम एटलीस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे भी हम एटलीस्ट की बात करते हैं, तो उसमें मल्टीपल केसेस बनते हैं, और उन मल्टीपल केसेस के बीच में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे 3 केसेस हमारे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं ये देखते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं मुझे बताओ, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो 7 कैसे, अब मैं देखो पहले कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं, फिर देन हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से मिनिमम 3 करने हैं, मिनिमम, ठीक है। फर्स्ट केस मेरा बना, फर्स्ट केस क्या बना कि इसमें से मैंने 3 ले लिए, बचे कितने 5, यहां से 5 ले लिए, ठीक है। केस 2 क्या बना, इससे 4 ले लिए, उससे 4 ले लिए, ठीक है। केस 3 क्या बना, टोटल हमेशा टोटल 8 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मिनिमम 3, दोनों कंडीशंस का हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे क्या कर लूं मैं बताओ, इससे 5 ले लूं और इससे 3 ले लूं। अब ये बताओ, इन 3 केस के अलावा कोई केस यहाँ पे बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ से भी मिनिमम मुझे क्या लेने हैं, यहाँ से ही मिनिमम 3 लेने हैं, और यहाँ से ही मिनिमम 3 लेने हैं। ना तो मैं इसकी गाड़ी ऊपर ले जा सकता हूँ, ना इसकी गाड़ी नीचे ले जा सकता हूँ, समझ आ गया। अब इन 3 केस को मैं अगर सेलेक्ट करूंगा, तो इनमें से एक बार में कोई एक ही सेलेक्ट होगा, एटलीस्ट 1, ठीक है। तो तीनों केसेस के बीच में क्या आएगा, एडिशन आएगा, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कैसे करता हूँ, क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, अभी देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो बताओ जरा जल्दी से, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, केस 1 क्या हो जाएगा, 7C3, 7 में से 3 सेलेक्ट कर दो, प्लस नहीं इंटू 7C3। हाँ अब ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंटू क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि भैया ये तो साथ में सेलेक्ट करने हैं मेरे को, ये थोड़ी, इसमें थोड़ी चॉइस है मेरे पास कि 3 अभी सेलेक्ट कर लूँ और 5 बाद में करूंगा। मेरे को एक साथ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक साथ, ठीक है। तो जो चीज साथ में अगर होती है उसके बीच में हमेशा क्या आता है,
मल्टीप्लिकेशन आता है। जो चीज एक बार में अकर होती है, एक एटलीस्ट वंस, सारे कंडीशंस में से कोई एक अकर हो एट वंस, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या लेता हूं, प्लस लेता हूं। तो यहां पे मेरा मल्टीप्लाई आएगा, 7 में से 3 कर लूं एंड 5 में से 5 कर लूं, ठीक है, प्लस केस 2 क्या था, 7 में से 4 कर लूं या 5 में से 4 कर लूं, प्लस केस 3 क्या था, 7 में से 5 कर लूं या 5 में से 3 कर लूं। तो अब इन 3 केस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका आंसर निकाल के, वैल्यूज निकाल के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है। ठीक है, इसको आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब केस 1 के पहले वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे कितनी आएगी, 7 को 3 टाइम्स ओपन करो, 6 5 नीचे 3 2 1, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब 5 को अगर 5 टाइम्स ओपन करूंगा तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। केस 2 प्लस करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पे क्या आएगी, ये 6 कट गया, 7 5 जा 35, ठीक है। उसके बाद 7 7C4 मतलब 4 बार खोलना है, 4 टाइम्स खोलना, 7 6 5 4 4 3 2 1, यहाँ पे भी 3 2 से 6 कट गया और 4 से 4 कट गया, इनटू क्या आएगा 5C4, तो 5 को 4 टाइम्स खोलो और 4 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया, ये कट गया, 35 इंटू 5 आ जाएगा, क्या आएगा 175 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? प्लस केस 3, केस 3 में क्या है, 7 में से 5 सेलेक्ट करने हैं और 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 मल्टीप्लाई, 5 को 3 टाइम्स खोल दो, 5 4 3 3 2 1 3 2, ठीक है, 5 2 जा 10 7 3 जा 21, तो ये क्या आ गया 210, तो टोटल क्या आ जाएगा मेरा 210 प्लस 175 कितना हो गया है 385, 385 और 590 390 और 30 420 वेज, 420 वेज में मैं क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं। समझ में आ गया, क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए जी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं यहाँ पे आके, ये कहते हैं कि ठीक है आप एक्सप्रेशन कोई मान के चलते हो या आप कोई फॉर्मूला लेके चलते हो, तो अब इन्होंने हमसे सबने पूछा कि आपके पास कोई उस एक्सप्रेशन का प्रूफ है कि ये फॉर्मूला, ये गिवन एक्सप्रेशन मेरा नेचुरल नंबर्स के ऊपर वैलिड है। ठीक है, अब इसकी वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आया। इन्होंने बोला कि मैं आपको एक आपकी मदद कर सकता हूं, क्या कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि मैं आपको के
नेचुरल नंबर में से एक के नंबर उठा के रखो, उसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि आप मान के चल सकते हो ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन उसके अंदर 2 स्टेप आपको खुद से प्रूव करने पड़ेंगे, खुद से चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा वहां पे क्या था कि हमने n को 1 लिया। क्या लिया? n को 1। जैसे मेरा ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो स्टेप 1 में मैंने क्या लिया? n इक्वल्स टू 1 लिया। n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं एक्सप्रेशन चेक करूंगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद में क्या लिखूंगा वहां पे? Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसने बोला कि ठीक है आपने 1 के लिए प्रूव कर लिया, अब आप स्टेप 2 पे जाओगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 पे मैं आपको एक फैसिलिटी देता हूं, आप मान के चल लो। क्या चल लो? आप मान के चल लो, आप एज्यूम कर लो कि ये के, कोई भी के नंबर अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, के एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, किससे? नेचुरल नंबर से, तो ये के लिए हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ये आप मान के चलो, लेट कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर उस के लिए अज्यूम करके तुम्हें के प्लस 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था? n के लिए प्रूव, 1 के लिए प्रूव करोगे, n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, सेकंड में n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मानोगे, और थर्ड में n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, उस फैसिलिटी का यूज करके, उस स्टेप का यूज करके थर्ड स्टेप में तुम k प्लस 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को ट्रू प्रूव करोगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर हम मान लेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या है? पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है। समझ में आ गया? ये था मेरा क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा? स्टेप 1, लेट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब n मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो। तो 1 रखेंगे, 1 का मतलब क्या है कि जैसे n तक जा रहा था, तो अब सिर्फ ये एक ही यहाँ पे टर्म आएगी, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे साथ में लिख देना पुटिंग n। ठीक है, अब ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, 2 प्लस 1 3, 6, ये कट गया। 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? यहाँ पे प्रूव हो गया। समझ में आ गया? सेकंड पे चलते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम? सेकंड स्टेप करेंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा सा करके साइड में रख देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, चलो नेक्स्ट ही पेज पे करेंगे इसको। ठीक है, स्टेप 1 आप यहाँ पे आपने लिख लिया सबने, आगे बढ़ो स्टेप 2 करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में मानना है लेट Pn बी ट्रू। Pn क्या है मेरा? एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन। लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो यहां से अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, पुट n इक्वल्स टू k। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हमारा RHS क्या था? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी n की जगह हम क्या रख देंगे? k रख देंगे। k प्लस 1, 2 k प्लस 1 अपॉन 6। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको क्या मान लूंगा मैं? इक्वेशन, या डायरेक्ट ही 2 लिख देता हूँ। 1 तो हमने मानी नहीं, 1 ही है। ठीक है, इसको क्या मान लूंगा मैं? इक्वेशन 1 मान लूंगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि आपने मान लिया, अब चलो थर्ड स्टेप पे। चलो थर्ड स्टेप पे। ठीक, अब थर्ड स्टेप पे चले हम, तो हम क्या करेंगे वहां पे? लेट, या लेट नहीं, पुट कर देते हैं सीधा, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1।
क्या रखेंगे अब यहाँ पे, k प्लस 1 रखेंगे, रख दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब आगे k प्लस 1, अब यहाँ k प्लस 1 रखो तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। कोई दिक्कत, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। k प्लस 1 RHS को k प्लस 2 2k 2 आ जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 6, ठीक है। वो मेरा क्या हो गया, RHS हो गया। अब यहाँ पे, अब ये बताओ, ये है यहाँ पे मेरा k प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है k प्लस 1 से पहले मेरा किसका स्क्वायर रहा होगा, k स्क्वायर रहा होगा, ठीक। तो अब मैं इस पूरे की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 से, ये इतना ही तो है, ये सेम चीज आ गई यहाँ पे। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज लिख लो पहले, फिर हम नेक्स्ट पे उसको LHS में पुट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आ गया, चलो उसको काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये ऐसे आ गया। अब इसको यहीं पे नीचे करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। तो k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS, ठीक। अब LHS को सॉल्व करो यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 और प्लस, अब देखो यहाँ पे एक चीज स्टेप में कर सकता हूँ कि k प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो k प्लस 1 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत, और k प्लस 1 मुझे यहाँ पे भी लाना है, तो k प्लस 1 में पहले ही बाहर लेके चल देता हूँ। अब k इंटू 2k प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो, तो 2k स्क्वायर k इंटू 2k 2k स्क्वायर प्लस k इंटू 1k प्लस ये 6 हो गया। अगर मैं एलसीएम ले लूँ 6, तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k, तो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, क्या आया, यहाँ पे 6 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 6। अब इसका क्या करूंगा मैं, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6k फैक्टर्स करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो बताओ 2 इंटू 6 क्या होता है, 12 होता है। 12 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 4 और 3 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा बोलो, k प्लस 1 अपॉन 6, इसको अलग लिख लो, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6, ठीक है। k प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, अब मैं इसको इसको इसके साथ ले लेता हूँ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूँ और k कॉमन लूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2k बोलो k प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लूँ तो यहाँ पे भी k प्लस 2 आ जाएगा। इसमें भी कॉमन लिख सकते हो, k कॉमन ले लो, ठीक है, और वहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 2 और 3 बच जाएगा वहाँ पे, तो सेम ही बात आएगी, ठीक है। अब
k+1, k+2 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ भी k+2, यहाँ भी k+2, और बचा क्या 2k+3 अपॉन में 6। समझ में आ गया। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है RHS, यहाँ पे तो था। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ऐसे हम प्रूव कर देंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, Pn is true for n equals to k+1, therefore since लिख दो यहाँ पे, since Pn is true for n equal to k+1, therefore it is true for every n। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नोट कर लो उसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अब एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आया है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n4 - 4n² इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसमें भी क्या करना है, तीनों चीज सेम स्टेप्स लेके चलना है, बस थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखना आप क्या क्या होता है इसमें। स्टेप 1 क्या करना है, लेट n इक्वल्स टू 1, पुटिंग n इन Pn। Pn मेरा क्या होता है, Pn होता है ये, ठीक है, पुटिंग n इन Pn। तो 1 का 4 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, 1 कब रखते, जब यहाँ पे n 1 से इक्वल होता, लेकिन यहाँ पे उसने पहले ही क्या बोला है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n को क्या लेके चलूंगा, स्टार्टिंग में 2 लेके चलूंगा, क्या लूंगा 2, फिर करूंगा पुट n इन Pn। ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब आ जाओ Pn, इसमें हम पुट कर देंगे, 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 16 माइनस 16 दैट इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 3, सो हेंस ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, ठीक है। समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं, जल्दी से नोट करो उसको, एसएस ले लो या फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो पुटिंग n इक्वल्स टू k इन Pn में पुट करो, तो k की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 3 लैम्डा, ठीक है, जहां पे लैम्डा क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मान लो यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पे तुम k4 की यहाँ से वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे, k4 की वैल्यू निकालोगे, तो आ जाएगा तुम्हारा 3 लैम्डा प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, k+1 के लिए प्रूव करोगे, करो। स्टेप थर्ड, लेट अस प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k+1, ठीक है। अब यहाँ पे k+1 का होल 4 होगा,
माइनस 4 इंटू क्या होगा बताओ, k+1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, और यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर बचेगा माइनस 4 बचेगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब k+1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो, इसको खोल लो, k² + 1 + 2k माइनस 4। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं, नेक्स्ट पेज है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब k+1 का होल स्क्वायर, k² + 1 + 2k माइनस 4। ठीक, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी इसको भी खोल लो, k² + 1 + 2k इंटू k² + 2k 1 - 4 माइनस का 3। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो k4 पहले इसकी इस तीनों से करो, फिर इसकी, फिर इसकी, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटिवली मल्टीप्लाई करो। k4 + 2k² 2k³ माइनस का 3k²। ठीक है, इससे मैंने तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 1 से करो, k² एज इट इज आ जाएगा 2k माइनस 3। ठीक है, फिर 2k से करो, प्लस का 2k³ 2k इंटू 2k 2k³ हो जाएगा, 2k इंटू k², 2k इंटू 2k क्या हो जाएगा, प्लस का 4k²। ठीक है, फिर 2k इंटू -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6k। कोई दिक्कत? k4 एक ही टर्म है, 2k³ + 2k³ क्या हो जाएगा, 4k³। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3k² प्लस का k² प्लस का 4k², तो क्या हो जाएगा बताओ, 5k² माइनस 3k² दैट इज 2k², तो प्लस का 2k², k² + 4k² क्या हो जाएगा, 5k², 5k² माइनस का 3k² क्या आ जाएगा, प्लस का 2k²। उसके बाद k² वाली टर्म सारी कंप्लीट हो गई, देन प्लस का 2k माइनस का 6k, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4k। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, बोलो, माइनस का 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, k4 हमने क्या यहाँ से वैल्यू ली थी, क्या थी, 3 लैम्डा प्लस 4k², तो यहाँ से अब निकाल लो उसको। अब पुट k⁴ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, k4 रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थ्री लैम्डा प्लस 4k², ठीक है, प्लस का 4k³ प्लस 2k² माइनस 4k माइनस 3। ठीक है, ये चीज, ये वैल्यू हमने वहां से उठा के, यहाँ से उठा के k4 की जगह रख दी। ठीक है, अब 4k² प्लस 2k² क्या हो जाएगा, 6k² हो जाएगा, तो 3 लैम्डा प्लस 6k² माइनस 3 वाली टर्म्स एक जगह रख लो। ठीक है, बचा क्या, 4k³ ठीक है, 4k³ प्लस 2k² माइनस का 4k। ठीक है, यही टर्म बची यहाँ पे। ठीक, अब क्या होगा बताओ, 3 यहाँ से कॉमन ले लूं, ठीक है, ये एक मल्टीपल बन गया, तो ये इतना पार्ट तो 3 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, बचा वो। इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, k कॉमन ले लो,
4, ठीक है। अब 2 के स्क्वायर तो है ही नहीं ना, अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर हमने इसमें ले लिया है, तो 4 के क्यूब माइनस 4 के माइनस 3 है, ठीक है। सिर्फ 3 टर्म्स है हमारे पास, 4 के क्यूब माइनस 4 के माइनस 3, 2 के स्क्वायर हमने उसमें ले लिया, तो के इसमें से क्या कॉमन आया, 3 भी हो गया हमारा कॉमन, तो क्या आया 4 के कॉमन आ गया, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही स्टेप्स का ध्यान रखना है बस, ठीक है। 3 लेमडा प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 3 ये आ गया, प्लस 4 के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो, के प्लस 1 के माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया, 3 से इसका मल्टीपल प्रूव हो गया, बट इन भाई साहब का क्या, इन भाई साहब का यहाँ पे क्या होगा, अब बताता हूँ क्या होगा। अब हमेशा ये देखो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले अच्छा ये बताओ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों क्या दिख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं। एंड एज वी नो, जितना हमें पता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, समझ में आ गया। n नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट हमेशा n से डिविजिबल होता है, अब n की वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है। अब चेक कर लो, विश्वास नहीं हो रहा तो इस बात पे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे जी, 1 2 3 ले लो, 3 से डिविजिबल हो गया, 3 4 5 ले लो, 3 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि कोई हर तीसरे टर्न पे एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हमेशा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे ये आप बात, ये कहानी आप यहाँ पे लिखोगे प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, देन स्टेटमेंट बताता हूँ क्या लिखनी है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखनी है कि फर्स्ट पार्ट इज divisible by 3 and second part is also divisible by 3 as product of 3 consecutive numbers is always divisible by 3, समझ में आ गया। So it is true for n equals to k plus 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में लिख देना therefore it is true for every natural number, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से इसको ऐसे करना है, नोट कर लो उसको जल्दी से। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 8n minus 3n is multiple of 5, multiple of 5 that means divisible by 5, ठीक है। फॉर ऑल n is greater than equal to 1, अब यहाँ पे n is greater than equal to 1 दिया है, दैट मीन्स बेस कंडीशन किस पे चेक करोगे, 1 पे चेक करोगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप में n इक्वल्स टू 1 लेके चलोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में n इक्वल्स टू k लेके चलोगे, थर्ड में n इक्वल्स टू k प्लस 1, फर्स्ट में n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा बहुत आसानी से, 8 की पावर 1 रखोगे माइनस 3 की पावर 1, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, देन अज्यूम करोगे किसके लिए, n इक्वल्स टू k के लिए, तो 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k इक्वल्स टू 5 लैम्डा मान लोगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब
चेक करोगे किसके लिए, k+1 पुट करके देखोगे, 8 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे तुम्हारे पास ये बन जाएगा 8 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1। अब इसको 8k इंटू 8 माइनस 3k इंटू 3 ऐसे खोल लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 8k की वैल्यू n इक्वल्स टू k में तुम निकालोगे जैसे अभी इसमें निकाला था, और यहाँ पे पुट करोगे और तुम्हारे 3 के मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको आप खुद से करोगे, ठीक है। आगे और भी हमें कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। जो सबसे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया, क्योंकि उसमें एक आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि हमेशा n कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा n से डिविजिबल होता है, वो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। यहाँ पे तो सीधा 5 का मल्टीपल तुम्हारा ये निकल के आ ही जाएगा, ठीक है, 5 की टर्म्स में आ जाएगा। बस ये मेन स्टेप होता है के की लिए जब हम एज्यूम करते हैं तो उसको हम इक्वल्स टू जो भी नंबर से मल्टीपल दिया है साथ में मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मानते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल मानते हैं वहां पे, दैट इज द मेन स्टेप, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बहुत भारी टॉपिक, रेकरेंस रिलेशन, है ना, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रेकरेंस रिलेशन। Recurrence relation is an equation that recursively defines a sequence where the next term is a function of previous terms, expressing fn as some combination of fi with I less than n। ये तो कहानी लिख दी है इन्होंने मैथमेटिक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है फिबोनाची सीरीज fn इक्वल्स टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, या टावर ऑफ हेनोई दैट इज fn इक्वल्स टू 2fn माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अभी इन्हें भूल जाओ, जो एग्जांपल्स दिए भूल जाओ, पहले समझो रेकरेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है रेकरेंस रिलेशन? रेकरेंस रिलेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक सीक्वेंस गिवन होता है और उस सीक्वेंस की हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म्स के फंक्शन से मिलके बनी होती है। समझ में आ गया? ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर एक टर्म अपने पिछले वाली टर्म के किसी फंक्शन से मिलके क्या है, बनी हुई है। तो क्या होता है वो? रेकरेंस रिलेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? छोटी सी बात। उसके बाद एग्जांपल फिबोनाची सीरीज। अब रिकर्जन, हम कोडिंग में रिकर्जन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रिकर्जन पढ़ते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि अपने पिछले प्रीवियस टू टर्म्स का सम करंट वाली टर्म होती है, ठीक है। जैसे fn-1 प्लस fn-2 दैट इज इक्वल टू fn, ठीक है। इसकी nth टर्म जो है वो n-1 प्लस n-2 th टर्म के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये मेरा एक रेकरेंस रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद टावर ऑफ हेनोई में ऐसे ही हर एक कंसेक्यूटिव टर्म अपने पिछले वाली टर्म का मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म प्लस 1 के इक्वल होती है। तो ये भी एक क्या है, मेरा रेकरेंस रिलेशन है। समझ में आ गया? ये क्या होता है? रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन is an equation that represent a sequence in which a term is made by the function of their previous terms। समझ में आ गया? That is all about recurrence relation। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करो। क्या कह रहा है? इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करो। अच्छा, अब जी रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए? इक्वेशन चाहिए जिसको सॉल्व करना है, वो हमारे पास है ही, तो करते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं? मेन हमें स्टेप्स का देखना है, ठीक है। एक मिनट, पानी पी लिया जाए। ठीक, ए एन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन। ए एन माइनस 4a(n-1) प्लस 4a(n-2) इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत? इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखो, पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन?
तो सबसे पहले मानेंगे हम लेट an इक्वल्स टू x की पावर n। क्या मानेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1। an को क्या मानोगे? x की पावर n। ठीक है, जो नीचे लिखा है वो x की पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब x की पावर n माइनस 4, x की पावर क्या है ये के नीचे n माइनस 1, तो x की पावर में क्या आ जाएगा? n माइनस 1 ही आ जाएगा, प्लस a के नीचे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हमेशा जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बस x की a की जगह में an को हमें xn की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 4 और x की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 2। ठीक है, अब सबसे खराब पावर कौन सी लग रही है देखने में? x की पावर n माइनस 2। तो इसे हमें क्या करना है? यहाँ से हटाना है। ठीक है, अब इसे हटाओ, क्या होता है? x की पावर n माइनस 2 हटाएंगे कैसे? कॉमन लेके। ठीक है, तो टेकिंग x की पावर n माइनस 2 कॉमन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, x की पावर n माइनस 2 क्या आ जाएगा? अब x की पावर n माइनस 2, n में से n माइनस 2 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा? बताओ क्या बचा? n माइनस n माइनस 2, n से n कट गया, क्या आया? प्लस 2, तो x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, x n माइनस 1 में से n माइनस 2 निकाल लिया, कितना बचा? 1 बचा, 4x प्लस ये तो पूरा ही बाहर निकाल लिया, बस क्या बचा? 4 बचा, कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो इक्वल्स टू 0, अब ये 0 की तरफ इधर पहुंच जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरी क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जितना ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करना सिर्फ एक चीज मांगती है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी तुम इक्वेशन को क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ये 2x यहाँ से 2 कॉमन लोगे, माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई? x इक्वल टू 2 कॉमा 2। कैसे इक्वल कैसे रूट्स आ गए? इक्वल रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब 3 कंडीशंस होती हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कि उन रूट्स को हमें an की फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं 3 कंडीशंस आपको बताता हूँ, तो ये चीज लिख लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लूंगा। हो गया इतना? ठीक है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब केसेस देखो तीनों, देखो रूट्स क्या है मेरे? 2 2 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा, या सीधा ले लो a1 और a2। ठीक है, 2 रूट्स आए हमारे पास। अब केस 1 क्या बन सकता है बताओ? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल है और क्या है? डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके उस कंडीशन में क्या बनेगी मेरे an? बताओ, a1 कांस्टेंट, a1 की पावर n प्लस a2 मेरा दूसरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके बाद a2 की पावर n। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब केस 2 क्या बनेगा? केस 2 बनेगा रूट्स आर रियल तो है ही, साथ में क्या है? इक्वल है, जो कि हमारा इस केस में आया है। ठीक है, रियल और इक्वल में क्या होता है? an इक्वल्स टू
a1 प्लस a2 इंटू, बताओ क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, इंटू a की पावर n। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? उसके बाद केस 3 आएगा। केस 3 में क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या है मेरे, इमेजिनरी है, ठीक है। रूट्स इमेजिनरी के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू आर की पावर एन साइन, क्या आएगा, एक मिनट, ए वन साइन एन थीटा प्लस ए टू कॉस एन थीटा, ठीक है। और आर एन क्या होता है मेरा, अंडर रूट आर, सॉरी आर एन नहीं, आर क्या होता है, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया? ये मेरे क्या होते हैं, तीनों केस होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा है केस बन रहा है, बोलो। यहाँ तक आ गया ना समझ में? अब यहाँ पे देखो क्या आया हमारा, दोनों इक्वल रूट्स एंड रियल, ठीक है। अब इक्वल रूट्स के केस में हमें कौन सा केस फॉलो करना है, केस नंबर 2, ठीक है। इन सबको लिख लिया आपने, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू इंटू एन, इंटू में एक्स या एन, अब यहाँ पे इस केस में हमने एन लिया है तो यहाँ पे एन लिखोगे आप, इंटू ए की पावर क्या होगा, बोलो, ए की पावर एन, ठीक है। ए क्या है मेरा, रूट है, ए वन प्लस ए टू एन इंटू 2 की पावर एन आ गया, ठीक। अब मुझे कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है, अगर ये नहीं गिवन होती तो मैं यहाँ पे ही आंसर को छोड़ देता, लेकिन अब मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे मैं एक a1 और किसकी a2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। अब करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, a0, a1 ऐसे ही रहेगा, a2, अब n 0 है तो a2 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, और 2 की पावर 0, a1 प्लस 0 a1 आ जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा, तो ये a1 हो जाएगा। a0 मुझे क्या गिवन है, a0 1 गिवन है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1 हो गई। फिर फॉर n इक्वल्स टू क्या लेना है, 1 लेना है, जिसमें मेरा मुझे a1 मिलेगा, ठीक है। तो अब a1 के लिए क्या होगा, a1 प्लस a2 इंटू 2 की पावर 1, और a1 क्या है मेरा, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या है मेरा, 6 है, और 6 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इंटू 2, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो 6 डिवाइड बाई 2, a1 की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की है 1, प्लस a2 क्या है मुझे निकालना है, 6 बाई 2 3, तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस 1, क्या आ गया 2। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई फाइनल, बताओ, an इक्वल्स टू 1 प्लस
1 प्लस 2n इंटू 2 की पावर, ठीक है, कोई दिक्कत? वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एसएस ले लो उसका, देन आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द रेकरेंस an प्लस 2 माइनस 4an प्लस 1 प्लस 4an इक्वल्स टू 2 की पावर n। अभी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सीधा हमारे पास क्या है, an प्लस 2 है माइनस 4an प्लस 1 है प्लस 4an है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, देन अब यहाँ पे fn इक्वल्स टू कुछ जो हमारा y है, जो हमारा बाद में जो वैल्यू दी है वो कुछ fn की टर्म्स में गिवन, ठीक है, और वो fn किसकी टर्म्स में है, a की पावर n में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरा क्या स्टेप होता है, फर्स्ट फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले लेट करो, an को क्या लेट करोगे, अब यहाँ पे तुम किसको लेट करोगे, an प्लस 2 है, an प्लस 1 है, an है, ठीक है, और टर्म्स हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसका मतलब मुझे पहली टर्म पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और अगर स्क्वायर चाहिए और n प्लस 2 में से मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या माइनस करूंगा, n माइनस करूंगा। तो क्या कॉमन लूंगा यहाँ पे, एक a n कॉमन लूंगा, यानी कि x की पावर n कॉमन लूंगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं a किसको मानूंगा, n को xn मानूंगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे पुट करो xn, xn प्लस 2 माइनस 4xn प्लस 1 प्लस 4xn, ये तो बिना सोचे समझे हमें ऐसे ही पुट करनी, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते वक्त एक बहुत बड़ी बात हमें ध्यान में रखनी है, क्या कि हमें जो अपना RHS है वो क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। तो यहाँ पे लिख दो पुट y इक्वल्स टू 0, y मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट, या RHS इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब RHS वहां पे 0 हो गया, तो क्या आया बताओ, अब यहाँ पे मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो n कॉमन ले लूँ, xn आ जाएगा। तो टेकिंग कॉमन xn टेकिंग x की पावर n कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। क्या आ गया बताओ, x की पावर n, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? अभी xn वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही फॉर्म आके बन गई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी वही चीज बन गई सेम, क्या बन गया बताओ, क्या बना मेरा an, बताओ क्या बना, a1 प्लस a2n इंटू a की पावर n, ठीक है। तो यहाँ रख दो वैल्यू, a1 प्लस a2n इंटू 2 की पावर n, कोई दिक्कत?
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अब क्या निकालना है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ जो हमारा था, an+2 माइनस 4an+1 प्लस 4an इक्वल्स टू 2n। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त हम चेक करते हैं जो हमारा RHS पार्ट होता है। ठीक है, अब RHS पार्ट जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ n है, जो कि a की पावर n की फॉर्म का है। ठीक है, तो y जो है मेरा वो f ऑफ n है, मतलब n की फॉर्म का फंक्शन है, और a की पावर n की फॉर्म का है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो हमारा a है, जो हमारा a है वही हमारा क्या है, रूट है। जो हमारा a है वो क्या है, हमारा रूट है। अब उस रूट की वजह से हमें इसको एक स्पेशल फॉर्म में मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, पी मेरा होता है, अगर मेरा रूट जो मेरा कांस्टेंट है RHS में वो मेरा रूट भी हो और वो 2 टाइम्स वहां पे आ रहा हो, तो मेरी जो पी की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। पी मेरा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, p इंटू n की पावर k इंटू a की पावर n। ठीक है, और k क्या है मेरी यहाँ पे, k है मेरी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ a कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 बार आ रहा है रूट, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पी मेरा क्या हो गया, p इंटू एन स्क्वायर इंटू, बोलो, 2 की पावर n। ठीक है, a मेरा हो गया 2। ठीक, अब पी एन स्क्वायर 2n, इसको मैं लिख दूंगा इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन, इनको मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, आप रखो ऊपर, तो क्या आएगा, n की जगह n+2, वाली चीजें देख के करनी है हमको। ठीक है, तो p n+2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n+2, ठीक है, माइनस 4p n+1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n+1। ठीक है, फिर प्लस 4p n स्क्वायर और 2 की पावर n, और इधर आ गया 2 की पावर n। कोई दिक्कत, अब 2 की पावर n सब जगह कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल लो, 2n, तो यहाँ बच गया p n+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस 4p n+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 की एक पावर बच गई, और यहाँ पे 4p n स्क्वायर बच गया सिर्फ। ठीक है, और इधर मेरा आ गया 2n। ठीक, अब 2n से 2n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले, इसको उठा के थोड़ा साइड में छोटा कर लो। ठीक है, इधर करता हूँ। अब क्या है, पहले यहीं पे इसको लिख लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4p इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8p, 4 2 8, 8p n+1 का होल स्क्वायर, ये n+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा, n+1 का होल स्क्वायर प्लस 4p n स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करो आगे। क्या आएगा? पी कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, 4p पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। 4p ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? 1 n+2 का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, n² + 4 + 2n, कोई 4 + 4n आएगा ना, n+2। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद -8p में से 4p गया, कितना बचा? 2। माइनस करो 2 × n+1 का होल स्क्वायर खोलो, n² + 1 + 2n, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद प्लस का n² बचा। ठीक है, = 1, कोई दिक्कत यहाँ से? उसके बाद क्या बचा यहाँ पे बताओ? n² + 4 + 4n, n² + 4 + 4n -2n² -2 -4n और प्लस का n²। अब ये देखो, n² + n² कितना होता है? 2n² - 2n², ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 4n और माइनस का 4n, प्लस का 4 माइनस का 2, यहाँ पे बस क्या बचा? 2 बचा, इंटू 4p = 1। p मेरा क्या आ गया? 1/8 आ गया। कोई दिक्कत? अब ये लिख लो जल्दी से, एक्सप्रेशन लिखते हैं फिर इसका। हो गया? अब देखो, इसको कर लेता हूं मैं छोटा। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या निकल के आई थी मेरी वैल्यू? यहाँ पे थी a1 + a2n 2n, इसको हम वहां पे लिखेंगे। अब जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होता है y, दैट इज an, ये होता है मेरा ci + pi। ठीक है, या cp भी बोल सकते हो उसको, कॉम्प्लीमेंट पार्ट प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट पार्ट जो हमारा निकल के आता है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकल के आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, और ये होता है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब पी आई पहले मेरा देखो, ये मेरी पी की वैल्यू आई है, तो पी आई क्या हो जाएगा? चेंज कर लेते हैं। पी आई मेरा क्या हो जाएगा बताओ? 1/8 n² × 2n। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? a1 + a2n × 2n, जो कि मेरा क्या था? c कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया? 1/8 n² × 2n। समझ में आ गया? ये मेरा क्या हो गया? फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? रेकरेंस रिलेशन का अब इससे टिपिकल क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी क्लियर होंगे। ठीक है, यू कैन टेक एसेस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूमेरिक फंक्शन? A numeric function is a function that assigns a numeric value to each element of a given domain. ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि उसके किसी सीक्वेंस में उसकी हर एक टर्म को एक न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस। क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस है। जैसे कि मेरा क्या बनता है? fn क्या होता है? fn-1 + fn-2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, मतलब थर्ड टर्म निकालूँ अगर फंक्शन की, तो मेरा क्या हो जाएगा? f2 + f1, 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ अगली टर्म क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 + 1, फिर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 + 1 3 हो जाएगी। तो 0 1 1 2 3
5 8 ऐसे ये नीचे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये एक होता है मेरा क्या, न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मेरा एक फंक्शन है, क्या है, एक सीक्वेंस है जिसे मैं AR से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है, e की पावर 0, e की पावर 1 2 3 AR। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड हो रही है बेस्ड ऑन दिस R। समझ में आ गया? ये क्या है, मेरा एक न्यूमेरिकल फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, होता क्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का समझ में आ गया? ठीक, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है तुम्हारा, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था। ठीक है, उसी से इसको रिलेट करके चलो। जैसे मेरा है AR इक्वल्स टू 2 की पावर R है, तो 2 की पावर सबसे पहले 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर R इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 डैश 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 और 2 की पावर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक न्यूमेरिक फंक्शन बन गया। समझ में आ गया न्यूमेरिक फंक्शन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हो जाएगा? ठीक है, अब आ जाओ जी जनरेटिंग फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन? अ जनरेटिंग फंक्शन is a formal power series that encodes the terms of a sequence into a function of variable x. The most common type of generating function is ordinary generating function OGF, that is ax equals to sigma n equals to 0 to infinity a n x n. समझ में आया? पता नहीं आया? ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ, आएगा समझ में। देखो, क्या है मेरा ax है 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू एक्स एन। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि एक an पढ़ा था, क्या था, न्यूमेरिक फंक्शन था। क्या था? न्यूमेरिक फंक्शन था। अब मैंने इस न्यूमेरिक फंक्शन में कुछ ऐसा इनकोड कर दिया, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, जिससे क्या बन गया, जिससे ये एक सीरीज जनरेट करने लगा। जिससे क्या करने लगा, एक सीरीज जनरेट करने लगा, और ये क्या बन गया, न्यूमेरिक फंक्शन मेरा बन गया क्या, जनरेटिंग फंक्शन। समझ में आ गया? मतलब एक न्यूमेरिक फंक्शन की मदद से हम एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं, तो वो न्यूमेरिक फंक्शन मेरा क्या बन जा रहा है, वहां पे जनरेटिंग फंक्शन बन जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरी सीरीज है AR, क्या है, AR या AN, तो ये मेरी A0 है, A1 है, A2 है, ठीक है, A3 है, AR है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें मैंने AR में xn मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? AR में xn मल्टीप्लाई कर दिया, A0 इंटू x0। ठीक है, यह मैं ऐसे ले लेता हूँ, A0 इंटू x0 प्लस A0 इंटू एक्स की पावर 1 A1, A2 इंटू एक्स की पावर, बोलो क्या होगा, 2 होगा, और डैश 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 आगे तक AR इंटू एक्स की पावर R हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको मैं क्या लूंगा, सिग्मा लूंगा n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक an इंटू एक्स एन, और मेरा ये क्या बन जाएगा, एक जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो उसको जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ये हमारे पास सम कॉमन जनरेटिंग फंक्शंस हैं, जिसकी फॉर्म होती है कि हमारे पास z की पावर n दिया हुआ है तो सीधा उसका 1 आ जाएगा क्लोज फॉर्म में। उसके बाद z की पावर n दिया हुआ है तो z की पावर m आ जाएगा। z की पावर n है तो 1 माइनस z आ जाएगा। अभी प्रूव करके दिखाऊंगा एक पार्ट, ठीक है। -1 की पावर n है तो 1/1 प्लस z आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इनकी क्लोज्ड फॉर्म्स निकल के आती हैं कुछ जनरेटिंग फंक्शंस की, क्योंकि सबको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन वहां पे करना होता है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो अब सीखते हैं कैसे जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं। तो मेरे पास ये सीरीज है। अच्छा, ये सीरीज क्या है? एक न्यूमेरिक फंक्शन है। क्या है? एक न्यूमेरिक फंक्शन है, एक सीक्वेंस है। मेरे पास एक न्यूमेरिक सीक्वेंस है जिसकी हर एक अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या बनाना है? इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। सीखते हैं कैसे बनाते हैं। अब देखो 1 -1 1 -1 1 -1। अगर मैं बोलूं मुझे इसकी ए आर्थ टर्म को डिनोट करना है तो आप निकाल सकते हो? बताओ। मतलब एक ऐसी टर्म इस पूरी सीरीज की जो इस पूरे फंक्शन को क्या कर दे? जनरेट कर दे, इसकी हर एक टर्म को जनरेट कर दे, ठीक है। तो एक मुझे ऐसा यहाँ पे इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है जिसमें मैं सारी वैल्यूज डालूं और इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स निकल के आ जाए, ठीक। तो अब कैसे निकालेंगे? देखो ए क्या है इसका? 1 है, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था, ठीक है। जीपी ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक। अब क्या होता है मेरा वहां पे फॉर्मूला? क्या होता है? ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का एसएन का फॉर्मूला क्या होता था? a/1 माइनस आर, ठीक है। अगर r जो है वो मेरा 1 से छोटा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और अब लिखो यहाँ पे, देखो क्या होगा। तो a क्या है मेरा? 1 है, ठीक है। 1 माइनस आर क्या है? आर क्या होता है? कॉमन रेशो, दोनों के बीच में रेशो क्या है बताओ? कैसे निकलता था? a2/a1। a2 क्या है? -1। a1 क्या है? 1। क्या आएगा? 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लेकिन अब आप क्या होगे कि यहाँ पे तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो इसमें मतलब हमें r लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? r लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे क्या? माइनस का r, ठीक है। मतलब जिससे सारी टर्म्स जनरेट हो जाए, ठीक। तो यहाँ के केस में हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस का r, तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस r। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया मेरा? इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया इस सीरीज का। कोई दिक्कत? निकाल लोगे? तो अब ये ए आर मेरी हो गई 1/1 माइनस आर। कोई दिक्कत? हो जाएगा। That's it. अच्छा, अब यहाँ पे सारे 1 होते, क्या होते हैं यहाँ पे? सारे 1 होते तो क्या होता? Sn इक्वल्स टू a/1 माइनस आर 1 अपॉन, अब यहाँ पे r क्या है? पॉजिटिव है तो प्लस आर ही लेंगे, तो 1 माइनस आर। अब देखो बुक्स में ज्यादातर यहाँ पे हमारे उसमें कोर्स में भी z लिया हुआ है, तो z लो या r लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 1/1 माइनस z भी लिख सकते हो, 1/1 प्लस z भी लिख सकते हो, और 1/1 माइनस r भी लिख सकते हो, और 1/1 प्लस r भी लिख सकते हो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, और ये मेरा 1 माइनस आर आएगा। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन जो हो गया वो हो गया 1/1 माइनस आर, या हम उसे जी एक्स के नाम से भी डिनोट करते हैं। जी एक्स मेरा हो गया 1/1 माइनस आर, किसके केस में? अगर मेरा सीक्वेंस 1 1 1 हो, ठीक है। और अगर मेरा सीक्वेंस 1 -1 1 -1 है तो मेरा जी एक्स क्या होगा? 1/1 माइनस 1 प्लस आर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर जनरेटिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन करते हैं। यूज जनरेटिंग फंक्शंस टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन an minus 9an minus 1 plus 20an minus 2 equals to 0 where a0 equals to 3 and a1 equals to minus 10। क्या होगा बताओ? पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है a0 -3 और a1 -10, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके चलूंगा इसको an को, पहले इसमें सीधा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है। क्या है? एक न्यूमेरिक फंक्शन है। इसको जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? x की पावर n से या r की पावर n से। ठीक है, r की पावर n ले लेते हैं। ठीक है, करो an इंटू आर एन माइनस 9 an माइनस 1 इंटू आर एन माइनस 1 प्लस 20 an माइनस 1 माइनस 2 आर एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब टेकिंग summation from n equals to 2 to infinity। अच्छा, अब बोलोगे आपने समेशन n equals to 2 to infinity पे क्यों लिया है, 0 से क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे 0 और 1 सॉल्यूशन पहले से गिवन है। ठीक है, जितने सॉल्यूशंस गिवन होंगे उतना आगे से तुम समेशन को हम लेके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ले लो, सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इनफाइनाइट an rn, ठीक है, माइनस 9 सिग्मा, कॉन्स्टेंट्स बाहर रखो, 2 से इनफाइनाइट a n माइनस 1 r n माइनस 1। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे n माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि हमने r n से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ भी हम इसको हटाएंगे, आर एन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर एन आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन इंटू आर एन प्लस 20 सिग्मा एन इक्वल्स टू 2 से इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा मेरा? ए एन माइनस 2 इंटू आर एन, यहाँ पे ए एन माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया समझ में? अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तीनों की एक एक करके जी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको नोट कर लो इतने, देन मैं स्पेस लूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, देन लिखूंगा। हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब तीनों की एक एक करके हम वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इनफाइनाइट ए एन आर एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? वैल्यू डालो, a0, ये वैल्यू क्या डालनी है, a2 r2, ठीक है, a2 r स्क्वायर प्लस a3 r3 प्लस a4 r4 प्लस डैश डैश डैश, यही आएगा। कोई दिक्कत?
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा पहले मेरा यहाँ पे जी देख लो क्या होता है। जी मैंने अभी जनरेटिंग फंक्शन बताया था, a0 प्लस a1x या a1r, चलो r की फॉर्म में ले रहा, r की फॉर्म में ले लो, a1r a2r स्क्वायर प्लस a3 r क्यूब, ये मेरा क्या होता है? जी होता है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो यहाँ से। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से फ्रॉम 1, इसका ये कितना पार्ट है? ये वाला पार्ट यहाँ का इतने पार्ट से है। ठीक है, इतना पार्ट क्या है यहाँ पे? मिसिंग है। तो इसको मैं इधर ले आऊं तो उतने पार्ट की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो जी एक्स माइनस ए नॉट माइनस a1r। ठीक है, ये मेरी इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई किसकी? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की। इसको मान लो 2। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद सिग्मा n इक्वल्स टू 2 से इनफाइनाइट a n माइनस 1 आर एन। तो हो जाएगा a1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, a1r स्क्वायर a2 r क्यूब a3 r4 डैश डैश डैश। यहाँ से क्या ले लोगे? r को कॉमन ले लो, a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3। समझ में आ गया? अब ये देखो, a1r a2r स्क्वायर a3r क्यूब a4r4 ऐसे आती जाएंगी सारी टर्म्स आगे। तो अब अगर मैं सिर्फ इसको यहां से हटा दूं, इधर ले आऊं, तो बाकी सब इसके जैसा बन गया बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बन गया? सेम बन गया। तो बस a नॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो a नॉट को उधर ले आता हूं तो इसकी पूरे की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्लोज्ड फॉर्म में क्या लिख देंगे हम? जी एक्स माइनस ए नॉट। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ गया क्लियरली? ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा इसको स्पेस ले लूंगा यहाँ से। ठीक, अब लो यहाँ से इसे। इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे थोड़ा छोटा। ठीक है, अब मुझे किसकी निकालनी है? थर्ड वाले की निकालनी है। तो n इक्वल्स टू 2 से इनफाइनाइट है ये भी। ठीक है, a n माइनस 2 आर एन। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? a 0 आर स्क्वायर प्लस a1 आर क्यूब प्लस a2 r4 प्लस a3 r5, और ये आगे तक चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ? आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? a0 प्लस a1r प्लस a2r स्क्वायर प्लस a3 r क्यूब डैश डैश डैश। अब ये तो भाई हमारे पास सीधी दिख रही है कि पूरी फॉर्म जो है वो किसकी आ गई है? जी की आ गई है। ठीक है, तो अभी सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा? इसको रिप्लेस आर स्क्वायर जी से। तो ये मेरी क्या हो गई? यहाँ से फोर्थ इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत? अब बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे रखोगे। ठीक है, रखें? चलो रखते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं अगर बोलूँ क्या थी मेरी वैल्यू फर्स्ट वाली? जी एक्स माइनस ए नॉट माइनस a1r। किसकी? इस वाले टर्म की। तो रखो यहाँ पे वैल्यू। तो जी एक्स माइनस ए नॉट माइनस a1r। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट वाले की वैल्यू। उसके बाद क्या था? सेकंड की क्या आई थी? जी एक्स माइनस ए नॉट -9 इंटू जी एक्स माइनस ए नॉट। ठीक है, तो -9 इंटू जी एक्स माइनस ए नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद आ जाओ। इसके बाद क्या था? थर्ड, आर स्क्वायर जी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 इंटू आर स्क्वायर, 20 इंटू आर स्क्वायर
इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा। माइनस था प्लस था, प्लस 20, ठीक है, तो प्लस 20 आर स्क्वायर इंटू जी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया। अब अच्छा यहाँ पे तो 9 के साथ आर भी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया था, आर कॉमन लिया था, तो यहाँ से ऐसे इंटू आर भी आ जाएगा, ठीक है। अपडेट कर लेना इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, जी के लिए। तो अब देखो निकालो उसको, क्या आता है, जी एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब ए नॉट और A1 की वैल्यू में क्या थी, यहाँ पे गिवन थी -3 और -10, तो -3 और -10 यहाँ पे लेके चलो, ए नॉट -3, A1 माइनस का 10 रख दो वैल्यूज, जी एक्स -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10R, ठीक है। उसके बाद माइनस का 9 इंटू आर, जी एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटू ए नोट की वैल्यू क्या है, -3, तो प्लस का 3 हो जाएगी, प्लस 20 आर स्क्वायर इंटू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, जी एक्स, इसे ओपन कर दो ब्रैकेट को, 10R माइनस 9R जी एक्स, ठीक है, -9R इंटू प्लस का 3 क्या आएगा, माइनस का 27R, ठीक। उसके बाद आगे प्लस का 20R स्क्वायर इंटू जी एक्स, ठीक है। अब जिस टर्म्स में जी एक्स नहीं है उन सबको क्या ले जाओ, उधर ले जाओ, तो जी एक्स प्लस जी एक्स वाले एक तरफ और बिना जी एक्स वाले एक तरफ, तो जी एक्स -9R जी एक्स प्लस का 20R स्क्वायर जी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 20R स्क्वायर जी एक्स हो गया। अब इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, इधर -3 माइनस का 10R, भाई सब उधर जाके क्या होंगे, माइनस होंगे, और ये प्लस का 27R, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ गया, 20R स्क्वायर -9R प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 17R माइनस का 3, यही आएगा उधर से निकल के, ठीक है। अब जी एक्स इक्वल्स टू 17R माइनस 3 अपॉन का 20R स्क्वायर माइनस 9R प्लस 1। अब नीचे इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व कर दो, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, 20 का R स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20, तो -5 -4 -5 -4R प्लस 1, क्या आ जाएंगे सॉल्यूशन, 17R माइनस 3, क्या आएगा बताओ, 5 कॉमन लोगे, 5R, तो R माइनस 4R माइनस 1, यही आएगा, -1 कॉमन लोगे, 4R माइनस 1, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? नेक्स्ट पे करते हैं। तो अब जी एक्स क्या आया मेरा, 17R माइनस का 3 4R माइनस 1 इंटू 5R माइनस 1, यही फैक्टर्स हुए हमारे यहाँ पे, 5R माइनस 1 इंटू 4R माइनस 1, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ोगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 4R माइनस 1 प्लस b अपॉन 5R माइनस 1, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको रख दोगे इक्वल, तो कैसे सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, 17R माइनस 3 ऐसे ही लेके चलोगे, a इंटू जो यहाँ पे नहीं है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, 5R माइनस 1 प्लस b
4r-1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4r-1 इंटू 5r-1, सेम यहाँ है सेम यहाँ है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर की टर्म यहाँ पे यही बचेगा, यहाँ पे ये वाली टर्म बच जाएगी। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत, पार्शियल फ्रैक्शन पूरा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब इन्हें निकालो। फाइव ए आर माइनस ए यही आ रहा है, प्लस 4b आर माइनस बी, यहाँ पे 17r-3 है, ठीक है। क्या आ रहा है, आर कॉमन लो, 5a प्लस 4b माइनस कॉमन लो, a प्लस b, ठीक है। और इधर 17r-3, तो दो इक्वेशन यहाँ पे हमारी निकल के आ रही हैं बाय कंपेयरिंग a प्लस बी इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 5a प्लस 4b इक्वल्स टू 17, कोई दिक्कत। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल एलिमिनेशन लगना है। 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 15, ठीक है। 5a प्लस 4b इक्वल्स टू 17, माइनस कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b इक्वल्स टू माइनस का 2, अब b माइनस का 2 आ गया, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी क्या है मेरा, a प्लस बी मेरा है 3, a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 नहीं 5 होगा। a प्लस बी मेरा क्या है 3 है, ठीक है। तो b माइनस 2 रखोगे तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 3, a मेरा क्या हो गया 5 हो गया। कोई समस्या यहाँ तक, पक्का, ठीक है। अब मैं इसको, आपने अगर लिख लिया हो तो उसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा उठा करके, ठीक है। आप भाई साहब थोड़े छोटे हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, ठीक। तो अब सीधा मेरा gx क्या हो जाएगा बताइए, gx नहीं an, gx तो अब जनरेटिंग फंक्शन निकल गया, an मेरा क्या हो जाएगा बोलो, या gx ही चलो ले लो, gx a क्या है मेरा, a क्या है 5, तो 5/4r-1, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या है -2/5r-1, कोई दिक्कत, पक्का। अब माइनस कॉमन ले लो नीचे से, 1 माइनस 4r, और यहाँ पे आ गया क्या -5, प्लस -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 माइनस 5r, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम कर लेते हैं, लिख लिया होगा सबने आई होप। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी, ये मेरा क्या आ गया gx का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, जनरेटिंग फंक्शन की कुछ फॉर्म्स बताई थी, ये रही, क्या बताई थी, फॉर्म्स बताई थी। अब फॉर्म से कैसे निकालूंगा मैं, ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि किसकी फॉर्म में है 1/1 माइनस जेड, मेरे पास क्या है 1 माइनस 4r, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ, z है तो इसको z की पावर n, ठीक है। इसको क्या करूँगा z की पावर n हो जाएगा, ये भी। अब z क्या होगा यहाँ पे z क्या होगा बताओ जल्दी से बोलो, 4 की पावर,
कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर? जी एक्स इक्वल्स टू -5 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? एक बार रिवाइज करा देता हूँ, शुरू से क्या किया था। सबसे पहले स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई करो आर एन को, क्योंकि हमें न्यूमेरिक फंक्शन से क्या बनाना है? जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया, देन समेशन लिया। समेशन उतना लेते हैं जितनी इनिशियल वैल्यूज गिवन है। 2 गिवन थी तो 2 से इनफाइनाइट, 1 गिवन होती तो 1 से इनफाइनाइट लेते। ठीक है, उसके बाद समेशन निकाल के इसको जीएक्स की फॉर्म में, जीएक्स की फॉर्म लिखी, देन जीएक्स की फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, जीएक्स की फॉर्म में चेंज करने के बाद इन समेशंस की यहाँ पे क्या रखी? वैल्यू रखी। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे वैल्यू रख के यहाँ से जीएक्स की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारी किस फॉर्म में आई? एक पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आई। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने उसे तोड़ा, देन उसके बाद वहां से इसको ऐसे ब्रेक किया, ए और बी की वैल्यू निकाली, देन हमें पता चला कि ये 1/1 माइनस आर की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और अगर 1/1 की फॉर्म में आ जाता है तो वहां से हम उसको डायरेक्टली उसकी पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो हो गया यहाँ तक क्लियर सब? ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके पीएमआई के क्वेश्चंस, उसके बाद रेकरेंस रिलेशन के क्वेश्चन और पिजनहोल प्रिंसिपल, इसमें 3 यही मेन क्वेश्चंस हैं। इसको अच्छे से कर लो। उसके बाद ये रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, पर्सनली मेरे से भी पूछ सकते हो। मैंने अपनी मेल उसमें दी हुई है। ठीक है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से डाल सकूं। ठीक है, और बाकी अपने इन वीडियोस को आप दोबारा से देखो। ठीक है, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करो। ठीक, 5 वीडियोस को एक एक करके अच्छे से आप प्रॉब्लम्स समझो और अपना एग्जाम अच्छे से देके आओ। ठीक है, बाकी सेकंड चीज़ हाँ ये और कहना चाहूँगा मैं, अगर कोई बीसीए से है या बीटेक से भी है तो वो भी इन वीडियोस को फॉलो करे एंड कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते हैं। आप बीटेक में हो, बीसीए में हो, एमसीए में हो, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो और देन अपने लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, बाकी आगे जाके मैं भी और भी ऐसे कुछ सीरीज लॉन्च करूंगा और बनाऊंगा आपके लिए वीडियोस, जिससे आपको आपके जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको कंफ्यूजन होता है वो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज पूरे यूनिट 1 to 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कंप्लीट होती है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को इससे शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।